जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इस ठंडी में अच्छे से रहिए और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए। आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आज़ादी का दिन था, आज़ादी को दिलाने में सबसे ज़्यादा किसका संघर्षकर्ता कौन थे, सबसे ज़्यादा संघर्ष किसने किए, इन बातों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी का एक संघर्ष इतना व्यापक और लंबा था कि किसी एक व्यक्ति को सबसे बड़ा संघर्षकर्ता कहना कठिन है। यह एक सामूहिक आंदोलन था जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने अपना योगदान दिया। यह कहानी एक ऐसे महानायक की है जिसने ऐशो आराम की जिंदगी को ठुकराकर कांटों भरा रास्ता चुना। चलिए आज शुरू करते हैं एक साहसी बालक की कहानी। उड़ीसा के कटक शहर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था सुभाष। बचपन से ही सुभाष के मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या हम भारतीय अपने ही देश में गुलाम बनकर रहने के लिए पैदा हुए हैं? उनके पिता चाहते थे कि सुभाष एक बड़े सरकारी अफसर बने। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वे इंग्लैंड गए और वहाँ की सबसे कठिन परीक्षा ICS, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल परीक्षा, पास की। वो अभी चौथे स्थान पर। पूरे इंग्लैंड में उनकी चर्चा थी, लेकिन सुभाष का दिल भारत की गलियों में रोती हुई आज़ादी के लिए धड़क रहा था। उन्होंने एक झटके में उस नौकरी को लात मार दी जिसे पाने का सपना अंग्रेज भी देखते थे। चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने लगा कि देश के अंदर से अंग्रेजों को भगाना मुश्किल हो रहा है। तब उन्होंने एक साहसी कदम उठाया जो किसी फिल्म की कहानी के जैसा लगता है। तो ये फिल्म तरह लगती है। अंग्रेजों ने उन्हें उनके ही घर कोलकाता के एलिंगन रोड स्थित में नज़रबंद कर रखा था। बाहर कड़ा पहरा था, लेकिन एक रात लंबी दाढ़ी बढ़ाकर वे एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरकर वे अपनी कार में पिछली सीट पर छिपकर निकल गए। वे पेशावर, काबुल और रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और फिर एक पनडुब्बी, जिसको यू बोट के जरिए खतरनाक समुद्री रास्तों को पार करते हुए जापान पहुंचे। अब बात आती है कि आज़ादी हिंद फौज का गरजना कैसे गरजा यहाँ। जापान में उन्होंने बिखरे हुए भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज की पुनर्जीवित किया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सिंगापुर के मैदान में जब नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा लगाया तो बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि महिलाओं ने भी झांसी की रानी रेजिमेंट और अपने गहने और खून देश के नाम कर दिए। उनकी सेना ने पहाड़ों, जंगलों, बारिशों की परवाह किए बिना अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। कोहिमा और इम्फाल के जमीन में भारतीय वीरों ने खून से लाल हो गई। पहली बार भारत की मुख्य भूमि का आज़ाद हिंद का तिरंगा लहराया। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी नहीं रहे। पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन बहुत लोग आज भी मानते हैं कि वो महामानव कभी मर नहीं सकता। भले ही नेताजी उस समय दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराए, लेकिन उनकी आज़ाद हिंद फौज के साहस ने ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह की आग जला दी थी। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब वह भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। नेताजी की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि आप इरादा फौलादी हो तो पूरी दुनिया की ताकत भी आपको अपने देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती है। यह कहानी किसी जासूस उपन्यास से कम नहीं है। इस घटना को इतिहास में द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1941 की बात है। नेताजी कोलकाता में अपने घर एल्गिन रोड में नजरबंद थे। पुलिस के सैकड़ों जासूस घर के बाहर सादे कपड़ों में तैनात थे। नेताजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अचानक बाहर दुनिया से मिलना जुलना बंद कर दिया और घोषणा कर दिया कि वो मौन व्रत एवं एकांत साधना पर हैं। उन्होंने कमरे के बाहर एक पर्दा डलवा दिया ताकि कोई अंदर ना देख सके।
केवल उनके भरोसेमंद भतीजे शिशिर बोस को ही अंदर आने की अनुमति थी। फिर आता है वक्त 16 जनवरी की कड़कड़ाहट रात। करीब 1:30 बज रहे थे। नेताजी ने अपनी रेशमी लुंगी उतारी और पठान का भेष धारण किया। चौड़ा पजामा, भूरा कोट, सिर पर काली टोपी और आंखों पर गोल चश्मा। अब वे सुभाष नहीं बल्कि बीमा एजेंट मोहम्मद जयादीन थे। वे दबे पांव घर के पीछे के रास्ते से बाहर निकले, जहां उनके भतीजे शिशिर बोस अपनी अपनी वंडर कार कोल्हे के साथ खड़े थे। कार के दरवाजों पर रबर लगा दी गई थी ताकि बंद करते समय आवाज ना हो। पहरेदारों की नाक से निकल के कैसे निकल गए सुभाष चंद्र बोस। जब कार स्टार्ट हुई तो सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी। जासूसों ने सिर उठाकर देखा, लेकिन उन्हें लगा कि शायद घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा होगा। कार तेजी से कोलकाता की सड़कों से होते हुए आगे बढ़ी और रास्ते में कोई पुलिस की चौकियां आई, लेकिन नेताजी अपनी सीट के पीछे झुककर अंधेरे में छिप रहे हैं। वे पूरी रात गाड़ी चलाकर झारखंड के गोमो पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटे से पुल के पास कार छोड़ी। नेताजी और शिशिर ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। दोनों जानते थे कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है। आधी रात में गोमो स्टेशन सुभाष चंद्र बोस के नाम से प्लेटफॉर्म पर एक पठान भेष के कालका मेल का इंतजार करने लगे। जब ट्रेन आई तो वह उसमें सवार होकर पेशावर के लिए निकल गए। महीनों तक किसी को भनक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि अगले 10 दिनों तक ब्रिटिश सरकार को पता ही नहीं चला कि नेताजी भाग चुके हैं। उनके कमरे में समय पर खाना भेजा जाता था, भतीजे खा लेते थे और बर्तन बाहर रख दिए जाते थे। 26 जनवरी को अदालत में उनकी पेशी थी। पुलिस घर के घुसी और तब जाके पता चला कि परिंदा उड़ चुका है। वहां से काबुल के पहाड़ों को पैदल पार करते हुए और बर्फबारी के बीच भूख प्यास सहते हुए वे आखिरकार बर्लिन यानी जर्मनी पहुंचे। यह सफर उनके अदम्य साहस का प्रमाण था। काबुल का सफर नेताजी के जीवन में सबसे खतरनाक और रोमांचक दौर में से एक था। जब कोलकाता से निकलकर पेशावर पहुंचे तो वहां से असली चुनौती शुरू हुई। पहाड़ों को पार करना, अफगानिस्तान के रास्तों पर रूस और जर्मनी का जाना, सारी चीज खोज के रूप में जारी रही कि आखिर सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए। इस सफर के कुछ रेंगटे खड़े कर देने वाली बात है, जैसे गूंगे बहरे बनने का नाटक। पेशावर से काबुल तक का रास्ता कबीलाई इलाकों से होकर गुजरता था, जहां कदम कदम पर ब्रिटिश जासूस और स्थानीय खबरी तैनात थे। नेताजी के साथ उनके साथी भगत राम तलवार थे। नेताजी को स्थानीय भाषा पोस्तो नहीं आती थी। अगर वे किसी से बात करते तो उनका बंगाली लहजा और अंग्रेजी शिक्षा तुरंत पकड़ा देती। इसलिए भगत राम ने योजना बनाई कि वे सबको बताएंगे कि नेताजी उनके भाई हैं जो गूंगे और बहरे हैं और इलाज के लिए दरगाह पर जा रहे हैं। कई दिनों तक नेताजी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कई बार अफगान पुलिस या कबीले वालों ने उनसे सवाल पूछे, लेकिन नेताजी सिर्फ हाथ के इशारे से हूँ हाँ करते। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ओजस्वी वाणी से लाखों के भीड़ को मंत्र मुग्ध कर देते थे, वो आज जान बचाने के लिए हफ्तों तक खामोश रहना पड़ा। काबुल पहुंचने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। उन्होंने वहां किसी दूतावास एम्बेसी से मदद नहीं मिली थी। वे बेहद साधारण और सस्ते सराय के रुके, जहां चारों तरफ गंदगी और बदबू थी। उन्होंने जमीन पर सोना पड़ा और रूखी सूखी रोटियां खानी पड़ी। उनकी पहचान पर शक होने लगा था। एक बार तो एक स्थानीय पुलिस वालों ने उन्हें तंग कर दिया, जिससे बचने के लिए नेताजी को अपनी कीमती घड़ी तक उसे रिश्वत में देनी पड़ी। काबुल में कई हफ्तों के इंतजार के बाद आखिरकार इतालवी दूतावास ने उनकी मदद की। वहां का नया पासपोर्ट बना, जिस पर उनका नाम लिखा था ओरलैंडो माज़ार्डो। अब वो एक पठान रहमत खान से वे इतालवी नागरिक
बन चुके थे। वहां से केवल बर्फ से ढके पहाड़ों को पार कर रूस मॉस्को पहुंचे और फिर हवाई जहाज से बर्लिन जर्मनी गए। जब वे जर्मनी पहुंचे तो वहां उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर और क्रूर तानाशाही हिटलर से मुलाकात की। अंग्रेजों ने जैसे मानो नेताजी ने बिना डरे हिटलर की आंखों में आंखें डालकर बात की और उससे भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगी। हिटलर भी उनकी शख्सियत देखकर तंग रह गए थे। यह जर्मनी ही था जहां पहली बार उन्होंने सैनिक और भारतीय साथियों ने नेताजी कहकर पुकारा, जो बाद में उन्हें पहचान बन गया। नेताजी और हिटलर की मुलाकात इतिहास की सबसे चर्चित मुलाकातों में से एक है। यह 29 मई 1942 को बर्लिन में हिटलर को कार्यालय में हुई थी। यह कहा जाता है कि हिटलर अपनी सुरक्षा के लिए साथ कई हमशक्ल बॉडी डबल्स रखता था। जब नेताजी हिटलर से मिलने के ऑफिस पहुंचे तो पहले एक व्यक्ति आया जो बिल्कुल हिटलर जैसा दिख रहा था। वो नेताजी के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन नेताजी ने उसके तरफ देखा तक नहीं और अपनी किताब पढ़ते रहे। वह हमशक्ल वापस चला गया। फिर दूसरा हमशक्ल आया। नेताजी ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अंत में जब असली हिटलर कमरे के बाहर आया तो नेताजी के कंधे पर हाथ रखा। तब नेताजी खड़े हुए और हाथ मिलाते हुए कहा, नमस्कार, मैं सुभाष हूँ। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि इससे पहले 2 सज्जन आए थे, वे कौन थे? हिटलर यह देखकर हैरान रह गए कि इस भारतीय नेता ने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया। मुलाकात के दौरान नेताजी ने एक बहुत साहसी काम किया। हिटलर ने अपनी किताब मीन कैंप में भारतीयों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें लिखी थी। नेताजी ने सीधे हिटलर से कहा कि उसे आप किताब से शब्द हटा देने चाहिए, क्योंकि वे गलत है, भारतीयों का अपमान करते हैं। हिटलर जैसे तानाशाह को उसके सामने टोकने की हिम्मत उस दौर में दुनिया में बहुत कम लोगों में थी। हिटलर ने उनकी बात मानी तो, लेकिन वह उनके साहस का कायल हो गए। फिर क्या? हिटलर ने नेताजी से कहा कि जर्मनी भारत से बहुत दूर है, इसलिए वह सीधे तौर पर सेना भेज नहीं सकता। उसने नेताजी को सलाह दिया कि जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान भारत के करीब है। हिटलर ने फिर क्या? पनडुब्बी का इंतजाम किया। यह सफर मौत के गले लगने जैसा था, लेकिन नेताजी तो नेताजी थे। नेताजी ने 90 दिन तक समुद्र के अंदर बिना सूरज रोशनी देखे दुश्मन जहाज़ों के माइन से बचते हुए हजारों मील का सफर तय किया और मेडागास्कर के पास एक जापानी पनडुब्बी को ट्रांसफर हुए। एक छोटा सा सवाल जो भारत के दुनिया को भी संदेहशील बना देती है। आज भी ये सवाल है कि नेताजी कहाँ है? मुझे आशा है कि मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया है। तो थैंक यू सो मच।